स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द राइज एंड फॉल ऑफ द मंगोल एम्पायर। दोस्तों, इस दुनिया पर राज उसी ने किया जिसने अपनी वीरता और शक्ति के बल पर इसे जीता। यूं तो इतिहास के पन्नों में तमाम बड़े साम्राज्यों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करने जा रहे हैं जो विश्व इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसने लगभग आधी सदी के भीतर पूर्वी यूरोप के एक बड़े हिस्से और मध्य एशिया के ज्यादातर हिस्से को लेकर चीन तक को नियंत्रित कर लिया। 13वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक अपने चरम पर इस साम्राज्य की सीमाएं जापान के सागर से लेकर पश्चिमी एशिया माइनर यानी अनातोलिया और आज के तुर्की तक फैली हुई थी। दोस्तों, इस साम्राज्य का नाम था मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जो पूरे यूरेशिया में अनुमानित 9.27 मिलियन मील क्षेत्र तक फैला था। मंगोल साम्राज्य 1268 तक फला फूला, जिसने विश्व इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य की शुरुआत 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल जनजातियों के एकीकरण के साथ हुई, लेकिन एक बड़े हिस्से पर राज करने के बावजूद 1327 में कुछ ऐसी घटनाओं की शुरुआत हुई जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बनी। आज मंगोल साम्राज्य न केवल अपनी क्रूर युद्ध रणनीति के लिए, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने और अपने पूरे क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने में सफलता के लिए भी पहचाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम मंगोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और जानेंगे मंगोल साम्राज्य के उदय से लेकर उसके विस्तार की कहानी। इसके साथ ही उसके पतन के कारणों को भी संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। चंगेज खान एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मंगोल एम्पायर। दोस्तों, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान था, जिनके जन्म के बारे में सटीक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आधुनिक मंगोलियाई आमतौर पर मानते हैं कि उनका जन्म 1162 में बैकाल झील के पास हुआ था, जो अब रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है। जन्म के समय उनका मूल नाम तेमुजिन था। उस दौरान मंगोलिया में कोई एक साम्राज्य नहीं था, अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे, और ऐसी ही एक लड़ाई में तेमुजिन के पिता की हत्या हो गई। तेमुजिन का एक सौतेला भाई था। परिवार की कमान संभालने के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हुई और तेमुजिन ने भाई को मार डाला। कहानी कहती है कि एक रोज शिकार के बाद तेमुजिन का भाई मछली लेकर भाग गया। तेमुजिन को आया गुस्सा, उसने भी भाई की पीठ पर तीर चला दिया। कहानियां और भी हैं और होना लाजमी भी है, चूंकि यहां बात हो रही है 12वीं सदी की। कहा जाता है कि तेमुजिन जब पैदा हुआ, उसके हाथ में मांस का एक लोथड़ा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। हालांकि दुनिया पर राज करने के लिए जरूरत होती है सेना की। इसके लिए तेमुजिन ने तमाम कबीलों को एक किया, उनमें आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध हुआ, सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई हुई। फिर साल 1206 में तय हुआ कि कबीले आपस में सुलह करेंगे। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई। इस काउंसिल में तेमुजिन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया गया। मंगोलों के इतिहास की किताब के अनुसार ओनोन नदी के किनारे सफेद झंडे के नीचे मंगोलों ने तेमुजिन को कैगन के खिताब से नवाजा, और यहीं से तेमुजिन को एक नया नाम मिला, चंगेज, और कैगन आगे जाकर बन गया खान। इस तरह तेमुजिन चंगेज खान कहलाया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। इस नाम को असलियत बनाने के लिए चंगेज खान ने अपनी सैन्य मुहिम की शुरुआत की। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंगेज खान का पहला कदम 1207 में आया, जब मंगोलों ने शीजिया के तांगुत साम्राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसने उत्तर पश्चिमी चीन और तिब्बत के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। 3 साल बाद शीजिया के शासक ने चंगेज खान के शासन के सामने समर्पण कर दिया। इसके बाद मंगोल सम्राट ने अपना ध्यान जिन राजवंश की ओर लगाया, जो उत्तर पूर्वी चीन को नियंत्रित करता था। 1215 में बीजिंग पर कब्जा करने के साथ चीनियों ने पीली नदी के उत्तर में अपने सभी क्षेत्र खो दिए थे। अंततः जिन राजवंश का क्षेत्र उत्तर में मंगोलों को दक्षिण में सुंग राजवंश द्वारा शासित चीनी क्षेत्र से अलग करने वाला एक बफर राज्य बन गया। साल 1218 में मध्य एशिया में मंगोल विस्तार की शुरुआत हुई।
इस प्रकार मंगोल पश्चिम की ओर आगे बढ़े और रास्ते में कई महत्वपूर्ण शहरों को लूट लिया। 1223 तक मंगोल वेस्ट में सदर्न रूस और क्राइमियन पेनिनसुला तक आगे बढ़ गए। हालांकि उनके क्षेत्रीय विस्तार की सीमा कैस्पियन सागर से आगे नहीं बढ़ी। 4 साल बाद शीजिया के राज्य के साथ मंगोल साम्राज्य के दूसरे युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए 25 अगस्त 1227 को पश्चिमी जिया के जिंग किंग में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे की पिछले वर्ष मृत्यु हो गई थी और उनकी अपने दूसरे बेटे के साथ अनबन हो गई थी। इसलिए चंगेज का तीसरा बेटा ओगेदेई खान के रूप में चंगेज खान का उत्तराधिकारी बना। चौथे बेटे तोलुई को लगभग 1 लाख पुरुषों की सेना और मंगोल मातृभूमि मिली। ओगेदेई खान ने अपने पिता की आक्रामक विस्तार की नीति को जारी रखा। मंगोल क्रूर रणनीति के लिए जाने जाते थे। लक्षित शहरों को एक कठोर विकल्प की पेशकश की गई थी। आत्मसमर्पण करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें, अन्यथा अकेले छोड़ दिए जाएं या विरोध करें और पराजित होने पर थोक नरसंहार का सामना करें। जैसे ही 1230 में मंगोल सेना फारस में फैली, शहरों ने तुरंत विनाश का सामना करने की बजाय श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी समय एक और सेना अफगानिस्तान में घुस गई और काबुल जल्द ही गिर गया। 1230 के दशक के मध्य में जॉर्जिया और आर्मीनिया पर विजय प्राप्त की गई। रूस में मॉस्को रियासत सहित कई रूसी रियासतें मंगोल साम्राज्य की जागीरदार बन गईं। 1 दशक बाद मंगोल पूर्वी यूरोप और अनातोलिया में चले गए। दक्षिण में कश्मीर पर हमला किया गया। 1240 में मंगोलों ने यूक्रेन की वर्तमान राजधानी कीव शहर को जला दिया। इस बीच एशिया में मंगोल दक्षिण तिब्बत में चले गए। 1241 में मंगोलों ने सिंधु घाटी में प्रवेश किया और लाहौर की घेराबंदी कर दी। हालांकि वे इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण लेने में असमर्थ रहे। 1250 के दशक तक मंगोलों ने पूरे तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और दक्षिणी चीन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि दक्षिणी चीन की विजय में दशकों लग गए और 1279 तक पूरा नहीं हुआ। इस बीच 1259 में जब मोंके खान की मृत्यु हुई तो मंगोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। पूर्वी यूरोप से लेकर जापान के सागर तक और यूरोप के जमे हुए उत्तर से लेकर जो अब रूस है, दक्षिण में भारत की सीमाओं की गर्मी तक पहुंच गया था। चीन पर शासन करने वाले मंगोल नियंत्रित राजवंश को युआन राजवंश कहा जाता था। इस राजवंश ने 1368 तक चीन पर शासन किया, जब मिंग राजवंश ने उन्हें उखाड़ फेंका। मंगोल एम्पायर एट इट्स पीक। मोंगके का उत्तराधिकारी उसका भाई कुबलाई खान बना। मंगोल साम्राज्य कुबलाई खान के अधीन अपनी शक्ति के चरम पर था। उसने 1260 से 1294 तक शासन किया। साम्राज्य के 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नियंत्रित किया, जिससे यह मानव इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। ये क्षेत्र उत्तर में श्वेत सागर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में अनातोलिया और पूर्वी यूरोप से लेकर पूर्व में एशिया के प्रशांत तट तक फैला हुआ था। वास्तव में मंगोल साम्राज्य इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बना रहा और जब तक कि इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ग्रहण नहीं कर लिया गया, जिसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने चरम पर 35.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर को नियंत्रित किया था। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि मंगोल साम्राज्य के विस्तार के पीछे कारण क्या था। उनकी सेना बहुत क्रूर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि बंजारों की एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर भारी कैसे पड़ गई। इस सवाल का जवाब मंगोलों की युद्ध नीति में छुपा था। पहली बात, मंगोल ने अपनी सेना को मेरिट के आधार पर तैयार किया था, जबकि उसके दुश्मन अक्सर अपने खासम खासों और परिवार वालों को सेना में ऊंचे ओहदे पर रखते थे। उसकी सेना थी जो अत्यधिक गतिशील और अत्यधिक कुशल थी। मंगोल सैन्य मशीन कठोर मौसम की स्थिति में भी अपने दुश्मनों के सैन्य बलों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखती थी। दूसरा कारण था, चंगेज खान खुद एक कबीलाई धर्म मानता था, जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी, लेकिन उसने कभी किसी और धर्म पर रोक-टोक नहीं लगाई, इसलिए सभी धर्म के लोग उसकी सेना में शामिल थे। और तीसरा कारण था उसके घोड़े, जो लंबे अभियानों के लिए सुसज्जित थे। वो अन्य सेनाओं के सैनिकों की तुलना में अधिक हल्के बख्तरबंद भी थे, जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सकते थे। मंगोल सैनिक घेराबंदी की कला में विशेष रूप से कुशल थे।
उदाहरण के लिए मंगोल सेनाओं द्वारा नियोजित इंजीनियर आसपास के पेड़ों का उपयोग करके मौके पर घेराबंदी मशीनें बना सकते थे। मंगोल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अपनी सैन्य गतिविधियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाने में भी अत्यधिक कुशल थे। मंगोल सैनिक युद्ध करते हुए सिर्फ अपने पैरों से घोड़ों को नियंत्रित करते थे। इस तरह उनके हाथ एकदम फ्री रहते थे, जिनसे वो दौड़ते दौड़ते तीर कमान का इस्तेमाल करते। एक खास बात यह भी थी कि मंगोलों की सेना कभी भारी भरकम कारवां के साथ नहीं चलती थी। सेना के सरदार या खुद मंगोल शासक साधारण टेंट में रहते थे। यहां तक कि मंगोल के पास राशन भी बहुत कम रहता था। मुश्किल आने पर वो बूढ़े, जख्मी और बीमार घोड़ों को मारकर खा लेते थे। प्रभावी शासन ने मंगोल साम्राज्य को विस्तार करने और खुद को बनाए रखने में भी मदद की। मंगोल शासन का एक पहलू दूसरों की मान्यताओं को सहन करने की नीति थी। मंगोल साम्राज्य की प्रजा अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र थी। साम्राज्य ने एक बहुत व्यापक और कुशल डाक प्रणाली का भी उपयोग किया, जिसका उपयोग चीन, मध्य पूर्व और यूरोप सहित पूरे साम्राज्य में कई दूतों और यात्रियों द्वारा किया जाता था। लेकिन निसंदेह साम्राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगोलों के सभी उपाय परोपकारी या दर्द रहित नहीं थे। मंगोल अक्सर अवज्ञाकारी लोगों के खिलाफ सामूहिक दंड का इस्तेमाल करते थे। पूरे शहरों को नष्ट कर देते थे और उनके सभी निवासियों को मार डालते थे। उन्होंने अपनी प्रजा पर भारी कर भी लगाया। मंगोलों की जीत का एक कारण और भी था, उसके सैनिकों की निष्ठा। एक किस्सा है, एक बार जब चंगेज खान कबीलों को एक करने के लिए एक युद्ध लड़ रहा था, दुश्मन का एक तीर आकर उसके गले में लगा। सेनापतियों ने यह बात फौज से छुपा दी। कहा गया कि तीर उसके घोड़े को लगा है। युद्ध खत्म होने के बाद चंगेज खान ने तीर मारने वाले योद्धा को बुलाया। उसने चंगेज खान से कहा, मैं जानता हूं मेरा तीर आपके गले में लगा था, घोड़े को नहीं। आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। कहानी कहती है कि चंगेज खान ने उस योद्धा को माफ किया और अपनी सेना में शामिल किया। चंगेज खान के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो शहर के शहर नष्ट कर डालता था। इसके भी दो कारण थे। पहला, वो अपने साथ युद्ध बंदी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसकी सेना की स्पीड कम होती। दूसरा कारण यह था कि शहरवासी मंगोलों को जंगली समझते थे और इस कारण वो शहरों से नफरत करता था। यहां तक कि उसके शासनकाल में कभी बड़े बड़े शहरों का निर्माण नहीं हुआ। इसमें एक बात और जोड़ने लायक है कि दुश्मन सेना के जो लोग उसके आगे हथियार डालते थे और यदि वो उन्हें लड़ने लायक समझता तो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया जाता। ऐसे सैनिक विद्रोह न करें, इसके लिए वो उन्हें अलग अलग गुटों में बांटकर अपने लॉयल सैनिकों से जोड़ देता था। फॉल ऑफ मंगोल एम्पायर। मंगोल साम्राज्य के नेतृत्व में पहली दरार चंगेज खान की मृत्यु के कुछ ही समय बाद शुरू हुई। अपनी मृत्यु से पहले चंगेज खान ने अपने बेटों के लिए साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर शासन करने की व्यवस्था की। सत्ता के इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अंततः 5 अर्ध स्वतंत्र खानटे का उदय हुआ। गोल्डन होर्डे, जिसने साम्राज्य के यूरोपीय क्षेत्र और मध्य एशिया के हिस्से को नियंत्रित किया। एल खानते, पश्चिमी एशिया में स्थित चीन में महान खान का साम्राज्य, जो अंततः युआन राजवंश के रूप में जाना जाने लगा। मंगोल मातृभूमि की खानते और मध्य एशिया में चगताई खानते। सबसे पहले ये खानतें सीमित स्वायत्तता के लिए कार्य करती थीं। अंतिम अधिकार अभी भी महान खान के पास था। महान खान का पद संभालने वाला अंतिम मंगोल शासक कुबलई खान था। 1294 में कुबलई खान की मृत्यु के बाद इस बात पर कोई सहमति नहीं थी कि महान खान के रूप में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस प्रकार मंगोल साम्राज्य स्थायी रूप से खंडित हो गया और खानटे एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। 14वीं सदी के मध्य में इल खानते का अस्तित्व समाप्त हो गया। लगभग उसी समय चगताई खानटे 2 अलग अलग खानों में विभाजित हो गया और अंततः तिमुरिड साम्राज्य ने उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा चीन में विद्रोह शुरू हुआ, जिसके कारण अंततः 1368 में युआन राजवंश का पतन हुआ। 14वीं शताब्दी के मध्य में गोल्डन हार्डे का भी पतन हो गया, जो अंततः कई छोटे खानों में विभाजित हो गया, जिनमें से अंतिम 1502 में नष्ट हो गया। मंगोल मातृभूमि को 17वीं शताब्दी के अंत में किंग राजवंश ने जीत लिया और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपनी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सका।
एक शक्तिशाली साम्राज्य को टुकड़ों में विभाजित करना कभी-कभी समृद्धि का एक नया अध्याय खोल सकता है, लेकिन यह साम्राज्य के पूर्व गौरव को कमजोर भी कर सकता है या नष्ट भी कर सकता है। चारों मंगोल खानतों का धीरे धीरे पतन हुआ। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह मंगोल साम्राज्य ने चढ़ते सूरज के साथ ही ढलता सूरज भी देखा। एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और क्षमता से, जिसे इतिहास चंगेज खान के रूप में याद करता है, मानव इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य को विकसित किया। मंगोल निर्दयी थे लेकिन प्रभावी थे। पूरे यूरोप और एशिया में फैलते हुए इन्होंने अपनी सीमाएं पाईं। हालांकि मंगोल साम्राज्य टिकने के लिए नहीं था। मंगोल साम्राज्य की विरासत मध्ययुगीन इतिहास में उन सभी स्थानों पर अमिट रूप से अंकित है जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, और उन स्थानों पर भी जहां उनके आगमन का डर था, भले ही वो कभी नहीं आया। आज मंगोलिया एक छोटा सा देश है जिसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व तक 1486 मील और अधिकतम उत्तर से दक्षिण तक 782 मील है। 6,03,909 वर्ग मील पर रहने वाले मात्र 3.3 मिलियन की आबादी के साथ विशाल मंगोल साम्राज्य की महिमा और शक्ति प्राचीन इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन के बीच एशिया में स्थित इस छोटे से देश में अविश्वसनीय शासक और योद्धा रहे हैं। कुछ प्राचीन साम्राज्य थे और आधुनिक देश कभी भी प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। आज चाहे देश कितना भी छोटा क्यों ना हो, निश्चिंत रहें, मंगोलिया का महत्व इतिहास की किताबों से कभी नहीं मिटाया जा सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंगेज खान के 16 मिलियन रिश्तेदार थे? ये संख्या ही इस बात की स्पष्ट तस्वीर देती है कि मंगोल साम्राज्य एक समय में कितना शक्तिशाली और विशाल था। इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, मगर यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन: Discuss the Indo-Iranian relation followed by the Iranian invasion in the first half of the 6th century BC. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।